किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ न कुछ रणनीतियों की आवश्यकता होती है। आज के इस अंक में हम उन्हीं रणनीतियों के बारे में बात करेंगे जो आपको किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता दिला सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रमाशंकर डिमरी तुलिका दर्शन चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, हम आज बात करेंगे उस रणनीति के बारे में जो आपको परीक्षा में सफलता प्रदान कर सके। इसके लिए मैं आपको 7P फॉर्मूला बताऊंगा, जिसका पालन मैंने स्वयं भी प्रतियोगी परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने में किया था। तो आज आपको इन 7P फॉर्मूलास को समझना होगा और इनका पालन करते हुए अपनी आगे की तैयारी को जारी रखना होगा, क्योंकि समय कम है। अब आपको किसी न किसी रणनीति का या किसी न किसी प्लानिंग का सहारा लेकर ही अपनी आगे की प्रिपरेशन करनी होगी। तो हमारा पहला पी है प्लानिंग, यानी कि किसी भी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए आपको एक फुल प्रूफ प्लानिंग की जरूरत होगी, यानी कि किसी योजना की। अब आप जिस भी परीक्षा को दे रहे हैं, पहले उसकी प्रकृति को समझिए। आप एलटी की परीक्षा दे रहे हैं या लेक्चरर की या फिर नेट या किसी अन्य एग्जाम की परीक्षा दे रहे हैं, सबसे पहले आप ये योजना बनाइए कि उस परीक्षा का पाठ्यक्रम कैसा है, उस परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें आपको ऐसी योजना बनानी होगी जो उस परीक्षा को पास करने में काफ़ी सहायक होगी। इसके लिए आप अपना जो भी साहित्य है या जो भी आप नोट्स बना रहे हैं या बुक्स आप पढ़ रहे हैं, वो ऐसी होनी चाहिए जो आपके पाठ्यक्रम को पूरा करने वाली हो। आधे अधूरे पाठ्यक्रम को पढ़ करके आप किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और आपको अपनी प्लानिंग बनाते समय इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि आप कौन सी बुक्स पढ़ रहे हैं, कौन सा आपने कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया है, किस प्रकार के टीचर्स से आप मदद लेते हैं, या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में जब भी किसी प्रॉब्लम पर बात होती है तो उसका वहाँ पर कैसे जवाब मिलता है। ये सारी की सारी जो योजनाएं हैं ये काफ़ी मददगार होती हैं आपको किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। दूसरा जो पी है वो होता है प्रिपरेशन, यानी कि तैयारी। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए या वहाँ पर सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है वो आपकी तैयारी होती है। आप ये देख लीजिए कि आपने किस प्रकार की तैयारी परीक्षा को पास करने के लिए की हुई है। क्या आपके पास वो सारा का सारा एजुकेशनल मैटर है जो परीक्षा में आपको मदद कर सकता है, या भी आपके पास वो सारी की सारी बुक्स हैं जो आपके पाठ्यक्रम को पूरा करने वाली हैं, या फिर आप किस प्रकार से अपनी तैयारी को सुचारू दिशा में ले जाते हैं जहां आपको सकारात्मक जो है परिणाम मिलते हैं। तैयारी के दृष्टिगत मैं ये कह सकता हूँ आपको कि आप अपने जो भी तैयारी कर रहे हैं उसमें उन सारे के सारे अवयवों को जरूर लीजिएगा जो किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए या क्वालिफाई करने के लिए आवश्यक होती है। प्रिपरेशन के अंतर्गत आप देख सकते हैं कि आपके पास जो भी पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम से रिलेट करते हुए सारा का सारा साहित्य होना चाहिए। आपके पास वो ओल्ड एग्ज़ाम के पेपर भी होने चाहिए जिनसे आपको पता लग सके कि परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही आपको इस बात के लिए भी तैयार होना चाहिए कि हो सकता है इस बार परीक्षा के पैटर्न में बदलाव हो सके। तो आप जितने भी करंट में पेपर हुए हैं, चाहे वो आपके सब्जेक्ट से रिलेट करते ना भी हों, लेकिन उस आयोग के जो प्रश्न पूछने का तरीका है उसको भी आपको जानना आवश्यक हो जाता है। अभी आप पिछले जो कुछ महीनों में जितने भी पेपर हुए हैं ग्रुप सी के या अन्य विभागों के, आप उनका भी एक बार पैटर्न जरूर समझ लीजिएगा कि वहाँ पर जनरल नॉलेज के क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन वहाँ पर किस प्रकार के पूछे जा रहे हैं, कितने वो डीप में जा करके वहाँ पर प्रश्नों को पूछा जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी तैयारी का हिस्सा होती हैं। तीसरा जो पी है हमारा वह है पंक्चुअलिटी, यानी कि समयबद्धता। आप जब समयबद्ध होंगे या आप जब किसी भी काम करने के लिए पंक्चुअल होंगे तभी आपको वहाँ पर सफलता मिल सकती है। पंक्चुअलिटी के हिसाब से मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आप जब भी अपना टाइम शेड्यूल बनाते हैं उसमें इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप पाठ्यक्रम के हिसाब से हर टॉपिक को बराबर समय दे सकें। या कुछ विद्यार्थी इस तरीके से भी काम करते हैं कि जो टॉपिक उनको भली भांति आता है, जिसमें उनकी अच्छी सी कमांड है, उसके लिए वे थोड़ा सा समय कम रखते हैं, और जो टॉपिक उनको कठिन लगता है, हार्ड लगता है, वे उस पर ज़्यादा समय देते हैं। और साथ ही जब भी आप अपना टाइम शेड्यूल तय करें, अगर आप नौकरी पेशा हैं, आप कहीं पे जॉब करते हैं,
तो जॉब से पहले और जॉब के बाद जो आपके पास खाली समय है, आप उसमें टाइम शेड्यूल बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं परीक्षाओं के लिए, तो आप सुबह से लेकर के जो रात्रि का समय होता है उसके बीच कभी भी आप अपना टाइम शेड्यूल बना सकते हैं और टॉपिक वाइज अपने शेड्यूल को जो है मेंटेन करके चलिएगा। मैं ये नहीं कहता कि आप सुबह से लेकर के शाम तक पढ़ाई करते रहिए, उसके बीच में जो भी आपको मनोरंजन करना है, घूमना है, फिरना है, वो सब चीज़ें आप कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप स्टडी के लिए बैठें तो आपके पास स्टडी मटेरियल भी हो, टॉपिक्स भी हो और समय का आप भरपूर प्रयोग कीजिए। क्योंकि जब आप ध्यानपूर्वक किसी काम को करते हैं तभी वो आपके मन मस्तिष्क पर अच्छा प्रभाव डालता है, वो फैक्ट आपको याद हो जाएंगे। बहुत सारे जो हमारे दर्शक हैं वो हमसे एक ही सवाल पूछते हैं कि हम जो एक टॉपिक पढ़ते हैं लेकिन उसके बाद दूसरा टॉपिक हम भूल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये लैक ऑफ मेमोरी भी हो सकती है और कई बार हम चीज़ों को सतही रूप से पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन हम जब उस चीज़ को डीपली जा करके समझते हैं, देखिए रटना अलग चीज़ें होती है और समझना अलग चीज़ होती है। हम रटे नहीं, हम उस चीज टॉपिक को समझें। कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ गए तो आपको किसी भी प्रकार के प्रश्नों को रटने की आवश्यकता नहीं होगी। तो आपको जब भी टाइम शेड्यूल के अनुसार पढ़ाई करने के लिए बैठे आप, तो समझ करके बैठें, रटे नहीं, उस टॉपिक को आप जरूर समझिएगा। साथ ही टाइम शेड्यूल में आप जैसे आपका फर्स्ट पेपर पेडागोजी जीएस रीजनिंग का है और जो आपका दूसरा पेपर जो है सब्जेक्टिव पेपर है, उसके लिए भी आप अपने टाइम शेड्यूल में अच्छे से जगह बनाइएगा। उसके लिए आप ये ध्यान में रखिएगा कि किस टॉपिक को आपको जल्दी ख़त्म करना है और किस टॉपिक में आपको ज़्यादा समय देना है। तो पंक्चुअलिटी बहुत ही आवश्यक है किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको पंक्चुअल होना आवश्यक है। हमारा चौथा पी है वो है प्रैक्टिस। देखिए जब भी आपकी अच्छी प्लानिंग है, प्रिपरेशन अच्छी है, आप पंक्चुअल होकर भी काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि जो भी आप अभी तक आप मेहनत करके अपनी तैयारी कर रहे हैं वो सही दिशा में जा रही है। प्रैक्टिस करने से ही आपको ये पता चलेगा कि आप कितना गेन कर पाए उस सिलेबस को, उस सब्जेक्ट को, और कितना आपको अभी बाकी गेन करना है। प्रैक्टिस करने के लिए आप चाहे तो अनसॉल्व्ड पेपर या जो पुराने एग्ज़ाम के पेपर होते हैं उसको आप ले सकते हैं, या फिर कहीं पर भी जैसे हम लाइव आपको एक पेपर देते हैं मॉर्निंग में, उस तरीके से भी आप अपनी परफॉर्मेंस को जान सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं वहाँ पर। जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आपको ये पता नहीं चल पाएगा कि आप कितने पानी में हैं, आपको तैयारी किस लेवल तक लेकर जानी होगी। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त करने के लिए। पांचवा पी होता है पीयर रिव्यू, यानी कि सहकर्मी समीक्षा। अगर आप ग्रुप स्टडी करते हैं या आप किसी ग्रुप से जुड़े हुए हैं और वहाँ पर कोई भी प्रश्न जब पूछा जाता है तो आप उसका आंसर दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं, या अगर आप आंसर देते हैं तो वो आंसर सही होता है या गलत होता है, इस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। अगर आपका जो आंसर है वो सही है तो आप ये मान लीजिए कि आप उस टॉपिक को समझ रहे हैं, लेकिन अगर आपका उत्तर बार बार गलत आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपको अभी और मेहनत करने की ज़रूरत है। पीयर रिव्यू में एक फ़ायदा ये होता है कि जो आपके ग्रुप मेंबर्स होते हैं उनके बारे में भी आपको पता लगता है कि कौन कितनी तैयारी कर रहा है, उसकी जो तैयारी का लेवल है वो कितना अप हो चुका है और आप कौन से पायदान पर खड़े हैं। तो पीयर रिव्यू बहुत ही आवश्यक है जब आप ग्रुप स्टडी कर रहे हैं या आप किसी ग्रुप से जुड़े हुए हैं। तो सहकर्मी समीक्षा काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, उसी के द्वारा ये पता लग पाता है कि अगर आप परीक्षा देंगे तो आपको सफलता मिलेगी या नहीं। हमारा छठा पी है परफॉर्मेंस असेसमेंट, यानी कि जब भी आप कहीं पर प्रदर्शन कर रहे हैं वहाँ पर आपका मूल्यांकन कैसा है। जैसा मैंने कहा कि जब आप किसी ग्रुप में कोई प्रश्न सॉल्व करते हैं या उसका जवाब देते हैं तो वहाँ पर आपको ये पता लग जाता है कि हमारा प्रदर्शन किस प्रकार से है। लेकिन अगर आपको डीपली अपना असेसमेंट करना है तो आप जितने भी पुराने जो प्रश्न पत्र हैं उनको ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। जितने भी अभी हाल ही में जो पेपर हुए हैं उनको भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आप ये देखने की कोशिश कीजिए कि आप उन प्रश्नों में से कितने को हल कर पाए। कई बार क्या होता है कि हम
किसी सवाल को बहुत अच्छे से कर लेते हैं, किसी टॉपिक में हमारी बड़ी अच्छी कमांड होती है, तो हम आत्ममुग्धता के शिकार हो जाते हैं। यानी कि हम उन टॉपिक्स को इग्नोर कर लेते हैं जो हमें नहीं आते, लेकिन जो चीज़ हमें आती है उस पर ही खुश होना ये अच्छी बात नहीं है। यानी कि जो टॉपिक आपको आता है उस पर आप आत्ममुग्ध ना होइए कि मैं अब इस टॉपिक को जान चुका हूँ, और कहीं ना कहीं हम एक ऐसे दलदल में फंस जाते हैं जहाँ पर हम उसी टॉपिक के अंदर घूमते हुए रह जाते हैं और अन्य टॉपिक्स को हम भूल जाते हैं या इग्नोर कर लेते हैं। और कई बार होता यही है कि परीक्षा में उन्हीं टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं जिनको हमने इग्नोर किया होता है, जिन पर हमने कम तैयारी की होती है। तो जब भी आप सेल्फ असेसमेंट करें या अपनी परफॉर्मेंस असेसमेंट को जांचें, और अगर आप उसमें अच्छी दिशा में जा रहे हैं, पॉजिटिव दिशा में जा रहे हैं, तो आत्ममुग्धता से भी आपको बचना होगा। क्योंकि कई बार ओवर कॉन्फिडेंस के कारण हम परीक्षाओं को क्रैक नहीं कर पाते हैं, और एग्ज़ाम सेंटर में जब हम जाते हैं तो जो प्रश्न हमें आते भी हैं उनका भी हम गलत उत्तर वहाँ पर लिखाते हैं। तो सेल्फ असेसमेंट या अपनी परफॉर्मेंस असेसमेंट को हमेशा जांचिए। हमारा 7वां पी है प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, यानी कि पीबीएल। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग एक ऐसी टर्म है पेडागोजी के अंदर भी और शिक्षा शास्त्र के अंदर भी, जहाँ पर आप समस्या के साथ सीखते हैं। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि समस्या के साथ किस प्रकार से सीखा जाता है, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप किसी टॉपिक में वीक हैं या कोई टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है, उसमें आप नहीं कर पा रहे हैं अच्छा परफॉर्मेंस, तो आप उस टॉपिक को छोड़िए नहीं, उस टॉपिक में भी ज़्यादा समय दीजिए। जब कई बार हमारे सामने इस तरीके की समस्याएं आती हैं तो हम वहाँ से क्विट करना जो सही समझते हैं, लेकिन ये गलत कॉन्सेप्ट है, ये गलत प्रैक्टिस है। आपको जिस टॉपिक में ज़्यादा डर लगता है उस टॉपिक में आपको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, और अगर आप उस टॉपिक में जब थोड़ा सा ज़्यादा समय देते हैं तो एक समय के बाद वो टॉपिक आपको समझ में आने लगता है, वो कॉन्सेप्ट आपके दिलो दिमाग पर घर करने लगता है, कहीं ना कहीं आप हैबिचुअल हो जाते हैं उसके साथ में और कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजी हो जाते हैं। तो प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग ये काफ़ी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए। और इसका अगर मैं दूसरा उदाहरण आपको दूं कि अगर आपको किसी भी ग्रुप में, जैसे हमारे ग्रुप में भी सवाल कई सारे जो हमारे सदस्य हैं वो सवाल भी पूछते हैं, तो कई बार क्या होता है कि उस प्रश्न का बहुत कम लोग जवाब देते हैं और कई लोग सिर्फ प्रश्न को पढ़ करके चुप हो जाते हैं। तो मैं उन सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि जब भी कोई प्रश्न, चाहे वो कम्युनिटी टैब में पूछा जा रहा हो या व्हाट्सएप ग्रुप में पूछा जा रहा हो, अगर आपको उस प्रश्न का जवाब नहीं आता है तो आप उस प्रश्न को खोजने का प्रयास कीजिए। जब आप एक प्रश्न को खोजने का प्रयास करते हैं तो आपको कई सारे नए प्रश्न भी दिखाई देते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक माध्यम है कि आप एक प्रश्न को खोजने का प्रयास करें, और उसके साथ ही जब आप किताबों को उलटते हैं, पलटते हैं या अन्य संसाधनों का उपयोग करते हैं तो आपको उस टॉपिक से रिलेट करते हुए कई अन्य सवाल भी मिल जाते हैं। तो ये काफ़ी आवश्यक हो जाता है कि आप क्विट ना करें। किसी सवाल का अगर आपको जवाब नहीं आता है तो आप उसको ढूंढने की चेष्टा जरूर करें, क्योंकि जब तक आप ढूंढेंगे नहीं तब तक आपकी रेफरेंस सर्विस अच्छी नहीं होगी। रेफरेंस सर्विस का मतलब होता है संदर्भ सेवा। जब कोई टॉपिक हमसे पूछा जाता है तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये टॉपिक्स किस पाठ के अंतर्गत आता है, ये प्रश्न कहाँ से पूछा गया है। तो अगर हमें इतना आइडिया है कि ये जो प्रश्न पूछा गया है ये कहाँ से पूछा गया है, तो हम ठीक उसी जगह पर जा करके, उसी कॉन्सेप्ट पर जा करके उस प्रश्न को खोजने का प्रयास करते हैं। और कई बार हमको उसका उत्तर मिल जाता है, कई बार उसका उत्तर नहीं भी मिलता। लेकिन अगर आपको नहीं भी मिला उसका उत्तर, तो उसके एवज में आपने कई सारी पुस्तकें जो पढ़ी हैं, कई सारी जो पुस्तकें खंगाली हैं, तो आपको कई और नए प्रश्नों के जवाब भी मिले होंगे। आप उन प्रश्नों को भी ग्रुप्स में या अपने सहकर्मियों के साथ में पूछ सकते हैं जो आपको इस प्रश्न को खोजने के दौरान मिले थे। तो ये जो 7P फॉर्मूला है ये काफ़ी कारगर फॉर्मूला है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए। तो हमारा जो ये 7P फॉर्मूला है ये काफ़ी महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, और जितने भी मेरिटल स्टूडेंट होते हैं वो इसी तरीके के फॉर्मूले पर कार्य करते हैं, इसी फॉर्मूले को अपनाते हैं और परीक्षाओं में कामयाब भी होते हैं। तो आज के अंक में इतना ही, क्योंकि अब आपका जो प्रिपरेशन का समय है वो काफ़ी शॉर्ट है, तो आपके शॉर्ट समय में ही
इन फॉर्मूलों को अगर आपने इस्तेमाल किया है तो अच्छी बात है, और अगर आप अभी तक कंफ्यूज थे कि हम अपनी स्टडी किस प्रकार करें, किस प्रकार हम अपनी परीक्षाओं की तैयारी करें, तो काफ़ी सारे हमारे जो स्टूडेंट हैं वो सवाल कर रहे थे, तो सबका जो मैं व्यक्तिगत तो जवाब दे नहीं सकता था, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है ताकि आप लोग जो 7P फॉर्मूला है उसको समझ जाएं और उसको फॉलो करते हुए अपनी स्टडी और अपने नोट्स जो है आप बनाएं, उनसे ही पढ़ें। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।